करना भी भाई साहब, मैं दिखाता हूँ या तो चलो तो आगे बढ़ते हैं। रेड एंड येलो सॉइल पे आते हैं, लाल और पीली मिट्टी। तो जो लाल मिट्टी है उसी से ही पीली मिट्टी बनती है, तो इसलिए इसको हम साथ में पढ़ रहे हैं। ये सेकंड सबसे, देखो सबसे ज़्यादा तो इंडिया में सॉइल होती है एलुवियल सॉइल, सेकंड नंबर पे आती है रेड सॉइल, तीसरे नंबर पे आती है ब्लैक। लेकिन दूसरा तीसरा आपसे नहीं पूछता है, आपसे पूछता है तो एलुवियल वाला पूछता है। लेकिन अगर कभी पूछे तो आप ध्यान रखिएगा, जो रेड एंड येलो सॉइल है रफली 15% एरिया कवर करती है इंडिया का, और ब्लैक सॉइल रफली 10% एरिया, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर ब्लैक सॉइल आती है। तो रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलिन इग्नियस रॉक, तो यानी कि इसकी पेरेंट रॉक कौन सी हुई, इग्नियस रॉक, ठीक है। रेड सॉइल क्रिस्टलिन इग्नियस रॉक इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, एरियाज ऑफ लो रेनफॉल जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। और अगर आप ध्यान से देखें तो जो बसाल्ट होती है ये भी तो इग्नियस रॉक थी, अगर आपको याद हो, गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस, यही तो हमने 4 इंपॉर्टेंट रॉक्स मैंने आपको बताई थी इग्नियस वाली। सारी रॉक्स आपको याद हैं कि नहीं, मेटामॉर्फिक एग्जाम्पल्स लिखे जरा कॉमेंट में जल्दी से। तो जहाँ पर कम बारिश होगी, अब कम बारिश कहाँ पर होती है ये आप आराम से बता सकते हो, बिकॉज पिछले 2 दिन से हम यही कर रहे हैं, और खासकर परसों तो हमने यही पूरा पढ़ा था कि कहाँ बारिश ज़्यादा होती है कहाँ कम होती है। तो ये आपका जो सदर्न ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है जो डेक्कन प्लेट्यू का, ये जो सेंट्रल वाला पार्ट है, ठीक है, ईस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पर जहाँ पर कम बारिश होती है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी रेड सॉइल। दे आर, मतलब कि जो रेड सॉइल है, ठीक है, ये लो रेनफॉल एरियाज़ में है, तो ये आपको लेकिन लद्दाख वगैरह में देखने को नहीं मिलेगी ज़्यादा, कि लद्दाख और यहाँ पे, वहाँ पे अभी हम देखेंगे लद्दाख हो गया, राजस्थान हो गया, वहाँ पे कौन सी टाइप ऑफ रॉक देखने को मिलेगी। ये एरियाज़ ऑफ लो रेनफॉल है, एक्सट्रीमली लो रेनफॉल नहीं, एक्सट्रीमली लो रेनफॉल हमारे वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली यानी जो डेजर्ट है, ठीक है, और लद्दाख डेजर्ट, तो वहाँ देखेंगे कौन सी होगी। तो ये कहाँ पर पाई जा रही हैं वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एरियाज़ ऑफ लो रेनफॉल, तभी मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है अलग से। दे आर फाउंड इन दी पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड पीडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। व्हाट डज दिस पीडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट मीन? तो पीडमोंट जोन का मतलब होता है वेस्टर्न घाट है। तो हमने पढ़ा था कि भाई किस तरह से यहाँ पर ये वाला जो साइड होता है, ये कौन सा साइड होता है, विंडवर्ड साइड होता है ये, ठीक है, विंडवर्ड साइड, और ये होता है लीवर्ड साइड, ठीक है, ये होता है लीवर्ड साइड। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और यहाँ पर उतनी बारिश नहीं होती है, तो ये लीवर्ड साइड हुआ। और ये जो जोन होता है, यानी कि ये जो जोन होता है ना, यानी कि माउंटेन से उतरते ही जैसे ही फ्लैट प्लेन आते हैं, इसी जोन को पीडमोंट जोन कहा जाता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं पीडमोंट जोन। तो यहाँ मिलती है। एरिया अपीयर्स रेड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन, लाल क्यों है, आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से लाल है। पीली क्यों हो जाती है, जैसे पानी पड़ जाता है इसमें, जैसे ही पानी पड़ेगा वो पीली हो जाएगी, पा से पानी पा से पीली, खत्म, ठीक। समराइज कर लें, लो रेनफॉल, ठीक है, लो रेनफॉल, पीडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट उड़ीसा छत्तीसगढ़, आयरन ऑक्साइड की वजह से रेड है, और हाइड्रेशन के बाद वो येलो हो जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं याद करना है, ठीक है। अभी आते हैं अगली सॉइल पे, दैट इज लैटेराइट सॉइल। लेटेराइट हैज़ बिन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर, लेटर जिसका मतलब होता है ब्रिक। लेटर इंग्लिश टर्म जो आप सुनते हैं वो उसका मतलब तो होता है बाद में, लेकिन ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्रिक। इसीलिए अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि ब्रिक सॉइल कौन सी होती है, तो आप क्या बोलेंगे, लैटेराइट सॉइल होती है, ठीक है। ब्रिक सॉइल ये मत बोल देना जो ब्रिक से बन जाती है सॉइल, द लैटेराइट सॉइल, इससे ब्रिक भी बनाई जाती है, इसलिए लैटेराइट सॉइल से, ठीक है। द लैटेराइट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर लैटेराइट सॉइल डेवलप होती है, लैटेराइट मृदा डेवलप होती है। रेड कहाँ डेवलप हो रही थी, लो रेनफॉल, ये कहाँ डेवलप हो रही है, हैवी रेनफॉल। अब जब हैवी रेनफॉल होगी, बहुत बारिश होगी, तो लीचिंग होगी। लीचिंग क्या होता है, इसको हिंदी में निच्छालन बोलते हैं, निच्छालन प्रक्रिया। वैसे जो लोगों को नोट्स मिल गए हैं, तो जो लोगों ने हिंदी में भी लिए होंगे, तो आपके पास वो हिंदी में नोट्स होंगे, है ना, सामने आपके, तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बिकॉज वो सामने आपकी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको पता है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो निच्छालन की जो प्रक्रिया है उससे बनते। अब निच्छालन क्या होता है, लीचिंग होता क्या है, तो लीचिंग का मतलब होता है जहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं इम्पॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ सॉइल इधर वॉश अवे का मतलब होता है धुल गए, कहीं और चले गए, और और दे परकोलेट अंडरग्राउंड, यानी कि बहुत नीचे वो चले जाते हैं, वापस कभी नहीं आते हैं,
ठीक है। तो लीचिंग ये प्रोसेस होता है जहाँ पे बहुत एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वजह से इंपॉर्टेंट मिनरल्स या तो वॉश अवे हो गए या तो बहुत अंडरग्राउंड में नीचे चले गए। दीज सॉइल्स आर मेनली फाउंड इन द कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड असम। कभी भी इस तरह से नहीं पूछेगा कि कर्नाटक में कौन सी सॉइल पाई जाती है। ऐसा नहीं होता कि कर्नाटक में सिर्फ लैटेराइट ही पाई जाती है, या फिर यहाँ पर अगर हम उड़ीसा में सिर्फ रेड सॉइल ही पाई जाती है, क्योंकि उड़ीसा तो यहाँ भी है। हो सकता है तुम्हारा डाउट भी हो जाए कि हम क्या याद करें, उड़ीसा में लैटेराइट ही रेड है। तुम ये याद रखो कि कहाँ पाई जा रही है, रेड लो रेनफॉल में और लैटेराइट हैवी रेनफॉल में। और एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके चलो कि असम में ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, तो वो हमें ध्यान रखना, ये डिफ्रेंशिएटिंग असम है क्या, यहाँ पे नहीं है। ये पीडमॉन्ट जोन, अगर वो रेड के बारे में पूछेगा ना तो, या फिर पीडमॉन्ट जोन लिखेगा ना तो 100% वो रेड सॉइल ही होगा। वो ये नहीं पूछेगा तुमसे कि उड़ीसा में कौन सी सॉइल पाई जाती है, और रेड सॉइल और लैटेराइट दोनों ऑप्शन रख देगा, कभी नहीं पूछेगा ये। ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है और 4-5 स्टेट के नाम देख लेने हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस इससे नहीं बनते कहाँ पाई जाती है, और बनेगा भी तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर पाएंगे उसको आराम से। रेड लैटेराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्रा एंड केरला इज मोर सूटेबल फॉर द कैशिव नट। काजू की खेती के लिए बहुत सूटेबल है जो रेड लैटेराइट पाई जाती है यहाँ पे इन एरियाज़ में। और ये जो है नॉर्मल जो लैटेराइट होती है नॉर्मल कलर की, वो टी और कॉफ़ी के कल्टीवेशन के लिए बहुत सूटेबल होती है। कौन सी? लैटेराइट सॉइल। तभी आप देखिए लैटेराइट सॉइल जब भी आप देखिए कॉफ़ी कल्टीवेशन मेनली कहाँ पे होता है, कॉफ़ी का जो कल्टीवेशन है, अगर आप जाएंगे तो कर्नाटक में है ना। कर्नाटक के भी हम पढ़ेंगे, अभी हम लोग राइस, वीट, कॉफ़ी, टी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो कर्नाटक में बाबा बूदन हिल्स मैंने आपको बताया था, जब हम लोग पेनिनसुलर प्लेटू की हिल्स पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर कॉफ़ी कल्टीवेशन मैंने बताया था कि वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। और इनके कॉफ़ी का जो फ्लावर होता है उसकी अर्ली ब्लॉसमिंग में कौन से प्री मानसून शावर्स हेल्प करते हैं, बताइए ज़रा कमेंट में। तो लैटेराइट हो गया। अभी आते हैं द लास्ट टाइप ऑफ सॉइल एंड दैट इज़ एरिड सॉइल। एरिड सॉइल, नाम में ये एरिड का मतलब है कि जो जगह शुष्क होती हैं, शुष्क मृदा इनको बोल सकते हैं, जो जगहों में ज़्यादा बारिश नहीं होती है उनको हम एरिड सॉइल बोलते हैं। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर। सेलाइन का मतलब होता है जिनमें कि सॉल्ट का नेचर सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा। अब सॉल्ट का कंटेंट क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन, वाष्पीकरण की जो दर है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज ग्रेटर दैन रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। जितना पानी गिर नहीं रहा उससे ज़्यादा इवेपोरेट हो रहा है, तो इसलिए जो सॉल्ट कंटेंट है जो वाटर में होता है वो रह जाता है सॉइल में, वो वहीं पे रह जाता है, तो उसको हम एरिड सॉइल बोलते हैं। सॉल्ट कंटेंट हो जाता है, वो हम अलग पढ़ेंगे, या तो अगर आप अभी पढ़ना चाहते हो चलो मैं लिखवा देता हूँ इस चीज़ को, अभी भी लिख सकते हो कि सॉइल टॉपिक तो कर ही रहे हम लोग, कि अगर सॉइल सेलाइन हो गई तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, मतलब क्या डालें सॉइल में कि इसका सेलाइन नेचर चला जाए। और अगर सॉइल एसिडिक हो गई तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर सॉइल ये हो गई मतलब सेलाइन हो गई तो हम जिप्सम डालेंगे। मुझे अभी भी याद, और ये मैं मतलब ऐसे भी नहीं भूलता हूँ, बिकॉज है क्या ना कि हम मतलब जहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पर पहले हमारे बगल में प्लॉट हुआ करता था, ठीक है। तो प्लॉट में हम लोग खेती थोड़ी बहुत मतलब करते थे, जैसे अपने खाने के लिए, जैसे आपको पता है पालक, धनिया, मूली, ये सब, और मम्मी ने अपने फूल वूल के पेड़ कुछ लगा रखे थे, तो ये सब था। तो हुआ क्या था, एक बार मतलब हम लोगों ने ऐसे भराव करवाया था वहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा नीचे था, तो भराव करवाया और वो मिट्टी ऐसी थी बहुत ही सॉल्टी, मतलब एकदम सफ़ेद सफ़ेद हो रखा था पूरा। तो हम लोग काफ़ी परेशान थे कि भाई कैसे करें, कैसे इसको ट्रीट करें। तो फिर हमें किसी ने, तो फिर एक दिन मौसी ने बताया मौसी ने नहीं, हम लोग किसी ने बताया एक लोगों ने कि भाई इसमें जिप्सम डालो। तो फिर हम लोगों ने जिप्सम की बोरी वोरी लेके आए और फिर वो डाला। जिप्सम हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ये होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ठीक है। तो ये होता है, और एसिडिक सॉइल को ट्रीट करते हैं फ्रॉम लाइम, ठीक है। बाकी तो हाफ H2O नहीं होता है जो है राजपूत जी, वो POP होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो POP होता है। द कंकर्ड एयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होराइजन रिस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। तो पानी इतना इन्फिल्ट्रेट नहीं करेगा, इन्फिल्ट्रेट का मतलब ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं, इसीलिए यहाँ पर वाटर लेवल भी उतना ज़्यादा खासा अच्छा नहीं होता है जहाँ पर एरिड सॉइल हमें देखने को मिलती है। क्या यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो बताइए, नहीं है तो बताइए जल्दी से, सो दैट मैं जो USDA का है, यानी US का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसने अपना टैक्सोनॉमी कर रखा है।
तो उसको पढ़ते हैं, जल्दी से बताइए सर। बुक भाई कल अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है ठीक है। चलिए तो यूएस टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं। अभी ये जो हमने सॉइल पढ़ी थी, ये किसने डिवाइड करी थी भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये ICAR जो होता है ना हमारा, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR, इसने एक्चुअल में जो हमने सॉइल पढ़ी है, कौन सी पढ़ी है, हमने पढ़ी है एलुवियल, हमने पढ़ी है रेड एंड येलो, हमने पढ़ी है ब्लैक, हमने पढ़ी है लैटेराइट, ठीक है, 4 ये पढ़ी हमने, और हमने एरिड पढ़ी है 5। 3 और होती हैं, एक तो होती है हमारी माउंटेन सॉइल, ठीक है, जो कि हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसे, जिससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। माउंटेन सॉइल हो गई हमारी, और एरिड तो मैंने बता ही दिया। और हमारी एक होती है PT या फिर मार्शी सॉइल, मार्शी और या फिर PT, याद करो जैसे कि हमारे जो मैनग्रूव्स नहीं थे, मैनग्रूव फॉरेस्ट, तो जो कोस्ट के किनारे, तो वैसे ही PT या फिर मार्शी सॉइल दलदलीय क्षेत्रों में, खासकर जो वहाँ पे हमारे मैनग्रूव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, वहाँ पर पाई जाती है। ये कौन सी, PT या फिर मार्शी। और एक और इसी में सब टाइप निकाल देते हैं, ये जो एरिड सॉइल है ना, तो एरिड में ही और एक सब टाइप निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं सलाइन। एरिड को अलग रखते हैं, तो एरिड वाली कहाँ पाई जाएगी, जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है यहाँ पर, और सेलाइन सॉइल एक बोल देते हैं। तो ये टोटल ध्यान रखना, ICAR सॉइल्स को 8 कैटेगरी में डिवाइड करता है, लेकिन हमें सारे 8 के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने यहाँ पर 5 के बारे में पढ़ा, सिर्फ वही पढ़ना है हमें, उन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ना है। एरिड के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिख लीजिएगा, एंड दैट इज़ कि फाउंड इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है, राजस्थान और गुजरात के सर्टेन पार्ट्स में आपको ये देखने को मिलेगी एरिड सॉइल। अब ये USDA की टैक्सोनॉमी क्या है, तो USDA इनको ऐसे एंटीसॉल, इंसेप्टीसॉल, वर्टीसॉल, अल्फीसॉल, मॉलीसॉल, एक्सीसॉल, जेलीसॉल, ठीक है, एंडीसॉल, ने कितने सॉल ऐसे कर रखे हैं उसने। हमें सारे सॉल नहीं पढ़ने हैं, हमें कुछ सॉल पढ़ने हैं मोस्टली। जो देखो, इससे SSC में क्वेश्चन बहुत ही कम बनता है, ऐसा नहीं कभी बना नहीं है, इक्का दुक्का बना है। हम क्वेश्चन अभी देखेंगे जब PYQs देखेंगे, लेकिन अगर आप CDS और CAPF एग्जाम में बैठने वाले हैं, ठीक है, अब मुझे स्टेट PCS में भी हो सकता, मतलब पूछता ही होगा, मैं सारे स्टेट का PCS का तो ऐसे बता नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ CDS और CAPF में तो कायदे क्वेश्चन पूछे हैं इस पर काफ़ी, तो उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। SSC में पूछें, इक्का दुक्का पूछें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने इस पर। तो देखिए, सबसे पहले तो वर्टीसॉल पे देखो तुम, वर्टीसॉल, वर्टी का मतलब यहाँ पर होता है इन्वर्टेड, वर्टी लैटिन वर्ड है जिसका मतलब इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब पलट जाती है ये सॉइल, यानी कि खुद से ही सारा काम करती रहती है, इसमें हमें ज़्यादा काम नहीं करना होता, हमें टिलेज नहीं करना होता ज़्यादा, अपने आप ही। कौन सी सॉइल हमने पढ़ी थी पीछे जो सारा काम अपने आप ही कर रही थी, खुद क्रैक डेवलप कर रही थी, खुद बंद हो जा रही थी, स्टिकी हो जा रही थी, कौन सी थी, क्ले रिच सॉइल, ब्लैक सॉइल। तो अगर आपसे पूछे ब्लैक सॉइल इज अ टाइप ऑफ विच सॉइल, तो इट वुड बी वर्टी सॉइल, ठीक है। तो वर्टी सॉइल में वर्टी मतलब इन्वर्टेड, क्ले रिच होता है बहुत ज़्यादा, स्वेल हो जाती है जब वेट होगी, सो दैट कि वाटर जल्दी परकोलेट ना कर सके। और यही कारण है क्योंकि अगर जब बारिश होती है ना, तो बारिश अगर 2-3 बारिश हो गई, अगर 2-3 शावर हो गए कायदे के, तो फिर ब्लैक सॉइल में काम करना मुश्किल हो जाता है एकदम। तो मतलब पहले या तो उसको जोत के रखते हैं किसान लोग, या फिर पहली बारिश के बाद तुरंत जोत देते हैं उसको, ठीक है। तो व्हेन वेट एंड श्रिंक अपॉन ड्राइंग, ये क्लियर हो गया। अभी आते हैं एंटीसॉल और इंसेप्टीसॉल। वैसे तो ये अलग अलग हैं, लेकिन काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। किस सेंस में, क्योंकि दोनों ही यंग सॉइल हैं। यंग का मतलब है कि इनके हॉराइजन्स जो हैं उतने क्लियरली वेल डेवलप्ड नहीं हैं। जो हमने हॉराइजन पढ़े थे, सबसे पहले तो वो अनवेदर्ड रॉक R था, फिर उसके ऊपर C था, है ना, वो सेमी वेदर्ड था, देन सब सॉइल था B, देन टॉप सॉइल था A, देन उसके बाद था हमारा O, है ना। तो ये रिसेंटली फॉर्म्ड सॉइल है, वेल डेवलप्ड नहीं है, लैक वेल डेवलप्ड हॉराइजन्स, कॉमनली फाउंड इन अनकॉन्सोलेटेड रिवर एंड बीच सेडिमेंट ऑफ सैंड। कभी अगर पूछ ले कि एलुवियल सॉइल किसका एग्जाम्पल है, जलोढ़ मिट्टी किसका एग्जाम्पल है, तो यू वुड से इंसेप्टीसॉल का। और अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो एंटीसॉल ऑप्शन में होगा। वैसे तो इंसेप्टीसॉल आंसर ऑप्शन में होगा, ठीक है। अल्फीसॉल एल्यूमिनियम और आयरन का कंटेंट होता है, एल्यूमिनियम और Fe सिंबल होता है ना आयरन का, तो वैसे याद कर सकते हो एल्यूमिनियम और आयरन।
ऑक्सीडेशन से बनती हैं। दे आर हैविली वेदर्ड, बहुत ज़्यादा वेदर्ड है नहीं, जब बहुत ज़्यादा चट्टान टूट जाती है तो उसके बाद ऑक्सीसॉल्ट बनती है। दे आर रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कीवर्ड ध्यान रखना, अगर पूछेगा इनके बारे में तो कीवर्ड ज़रूर आएंगे। जेली, अब भाई जेल कब बनता है? जेल जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे जली वली हमें बनानी होती है तो हम फ्रीजर में रख देते हैं उस चीज़ को, सो दैट वो जम जाए, जेल बन जाए उसका। दैट मीन्स कि जो हमारे परमाफ्रॉस्ट सॉइल्स हैं, परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है परमानेंटली फ्रोजन। परमानेंटली जो फ्रोजन इलाके हैं, खासकर जो हमारे टैगा और टुंड्रा वाले हैं। टैगा टुंड्रा समझ में आता है ना आपको? टैगा किस मैं लैटिट्यूड की बात कर रहा हूँ, टुंड्रा किस लैटिट्यूड की बात कर रहा हूँ, जल्दी से बताइए, कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो जो हमारे पोल्स के पास के इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, परमाफ्रॉस्ट सॉइल वहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है, तो उनको हम जेली सॉइल बोलते हैं। तो जेल और ऐसे परमाफ्रॉस्ट दोनों को आपस में रिलेट कर लेंगे, ठीक है। तो टैगा की जब हम बात करते हैं तो टैगा का मतलब होता है आपका, हम बात कर रहे हैं 50 से लेकर लगभग 60 डिग्री, 50 से लेकर आप 70 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड बोल सकते हैं। और 70 के बियॉन्ड आता है हमारा टुंड्रा, है ना, कल हम लोगों ने देखा था। और उसके नीचे क्या आता है? उसके नीचे हमारा जो कॉनिफेरस वगैरह जो ट्रीज़ आते हैं, है ना, जिनको बोरियल बायोम भी बोलते हैं, तो वो पाए जाते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि सॉइल कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है। सॉइल कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट और कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है। जब हम बायो पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि हम ह्यूमंस के लिए, आपको पता होगा आप में से काफ़ी लोग जैसे जिम में जाते होंगे, है ना, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं? विटामिन्स और मिनरल्स, ये हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। तो ऐसे ही सॉइल के लिए क्या मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं और क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट? तो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं NPK। शायद आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा क्योंकि ज़्यादातर जो फर्टिलाइज़र आते हैं, जो फर्टिलाइज़र्स आते हैं ज़्यादातर, जो क्या उर्वरक बोलते हैं हिंदी में जिनको, तो वो NPK फर्टिलाइज़र होते हैं। N इज़ वॉट? N इज़ नाइट्रोजन। P इज़ वॉट? P इज़ फॉस्फोरस, ठीक है। K इज़ वॉट? K इज़ पोटाशियम। तो ये हो गए NPK। और ध्यान रखना यहाँ पे, एक तो कैल्शियम हो जाएगा आपका, मैग्नीशियम हो जाएगा और सल्फर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कैल्शियम, ये हो जाएगा मैग्नीशियम और ये हो जाएगा सल्फर। तो ये हो जाएंगे हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट। सर माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट हो जाएंगे, सिंपल। जिंक ले लो, जो भी हैं, ठीक है, जिंक, आयरन, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाएंगे। तो वो हमें अलग से याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर यहाँ तक सभी को? कोई दिक्कत? ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में बस ध्यान रखना है आपको, ये NPK और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, और बाकी हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट हो जाएंगे, बाकी जिंक, आयरन, क्लोरीन, कॉपर, ये जो सब होते हैं, ठीक है, बोरॉन वगैरह। ठीक, आगे बढ़ें। अभी वन शॉट रेलवे वाला हिंदी में मिल जाएगा, हिंदी के नोट्स आज तक में, शाम तक में मिल जाएंगे प्रिंस कुमार जी, ठीक है। हिंदी मीडियम में बताओ ना सर, हिंदी मीडियम में क्या चीज़ बतानी है? हिंदी मीडियम में क्या चीज़ बतानी है? सॉइल तो मृदा बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट को आई थिंक क्या पोषक तत्व बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स को पोषक तत्व। जो बड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है तो उनको मैक्रो बोलते हैं, जो छोटी मात्रा में ज़रूरत होती है उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अभी हम पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक है सॉइल का, दैट इज़ सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। उसके बाद हम एग्रीकल्चर वाला चीज़ स्टार्ट करेंगे। तो सॉइल इरोजन क्या चीज़ होती है? द डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सीक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। डेन्यूडेशन का मतलब क्या होता है? याद करो, एक दिन, आज से बहुत साल पहले की बात है, जब मैंने तुम्हें बताया था कि दो तरह के हमारे प्रोसेस होते हैं, एक तो एंडोजेनिक होते हैं और दूसरे एक्सोजेनिक होते हैं। ये होते हैं अंतर्जात और ये होते हैं बाहर जात। कौन? एक्सोजेनिक। तो फिर मैंने बताया था जितने एंडोजेनिक फोर्सेस हैं उनको हम डाइस्ट्रोफिज्म के अंदर रखते हैं। ये एक बड़ा सा कीवर्ड है, डाइस्ट्रोफिज्म हम बोलते हैं जितना भी एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं और उसकी वजह से जो भी चेंजेस होते हैं। एक्सोजेनिक क्या होता है? एक्सोजेनिक की वजह से जो भी काम, अब एक्सोजेनिक एजेंट्स में क्या आते हैं? विंड, वाटर, ग्लेशियर, ये सब। तो उसकी वजह से जो चेंजेस होते हैं उसको हम डेन्यूडेशन बोलते हैं, यही बताया था। तो डेन्यूडेशन का मतलब है चीज़ों का इरोजन, चीज़ों का क्षरण,
उसको बोलते हैं डेन्यूडेशन, चीज़ों का टूटना उठना, उसको डेन्यूडेशन बोलते हैं। तो डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर यानी सॉइल का इरोजन हो रहा है, एंड सब्सीक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। सॉइल अगर अपनी जगह से कहीं दूर जा रही है, ठीक है, वो वहाँ से हट रही है, उसको हम बोलते हैं सॉइल का डेन्यूडेशन, उसको बोलते हैं सॉइल का इरोजन। तो सॉइल को हम कैसे रोकें कि वो कहीं और ना जाए, जहाँ है वहीं रहे, ठीक है। वो कहीं और क्यों जा सकती है? पानी की वजह से। मान लो कि बारिश हुई, खूब बहुत बारिश हुई, हल्का सा ग्रेडियंट है, हल्का सा स्लोप है, पूरी टॉप सॉइल नीचे चली जाएगी, एक जगह इकट्ठा हो जाएगी, और यहाँ पे एकदम टॉप सॉइल वॉश अवे हो जाएगी, गंदी चीज़ है। हवा चली बहुत जोर की, टॉप सॉइल उड़ के और कहीं चली जाएगी, एक जगह इकट्ठा हो जाएगी, गलत चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हमें रोकनी है, उसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन। यानी कि मृदा का हम क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे। कैसे संरक्षण करेंगे? ऐसे करेंगे। जो पहला आप देख पा रहे हैं, ठीक है, पहला नहीं, पहले यहाँ पे समझो ये वाली फिगर देखो, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पेड़, बहुत बड़े बड़े ऐसे पेड़ लगा रखे हैं बीच बीच में, बीच बीच में। हमारे यहाँ मेड़ बोलते हैं, जो खेतों के बीच की जो जगह होती है, मेड़ बोलते हैं उसको। अब पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं। तो ये क्या होता है यूजुअली मेड़ों में, ठीक है। अब इतना तो वेल डेवलप्ड हमारे यहाँ नहीं होता है, हमारे यहाँ तो लैंड होल्ड जो साइज़ होता है बड़ा छोटा होता है, ठीक है। मतलब बहुत छोटे छोटे इतने बड़े लैंड फार्म नहीं होते इंडिया में यूजुअली, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना, भाई भाई के बीच के विवाद क्यों होते हैं? ज़मीन के पीछे होते हैं ठीक है, अभी हम देखेंगे उस चीज़ को भी। तो खैर, इसको हम बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। जब हम बहुत पूछे जाते हैं सर क्वेश्चन, ये मत समझना कि मतलब बस ऐसे लगा लिए मज़े के लिए फ़ोटो हैं, अभी क्वेश्चन देखना तो समझ में आ जाएगा। यहाँ हम कोई भी चीज़ आपको फालतू में नहीं पढ़ाएंगे, अगर आता है तभी, ठीक है। शेल्टर बेल्ट, तो शेल्टर बेल्ट होते हैं, शेल्टर कर रहे हैं, शेल्टर मतलब बचाव कर रहे हैं। हवा जोर से चलेगी, ये उस हवा के वेग को, वेलोसिटी को स्लो डाउन कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो शेल्टर बेल्ट ही हो गए। फिर यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, ये जो इसके बगल में फिगर लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं कॉन्टूर प्लॉइंग। कॉन्टूर का मतलब क्या होता है? कॉन्टूर का मतलब इस तरह से जो लाइंस होती है ना ऐसे, उनको हम कॉन्टूर बोलते हैं। तो ये इस तरह से लाइंस, बड़ी बड़ी बड़ी, ये लाइंस नहीं होती है, सर्कल से होते हैं। तो ऐसे सर्कल में अगर हम खेती करते हैं तो उसको कॉन्टूर प्लॉइंग बोलते हैं। क्यों? यूजुअली जब हल्का सा ग्रेडियंट होता है, हल्का सा स्लोप होता है, तो अभी मैंने बताया कि जैसे ही क्या होगा, बहुत बारिश होगी। देखो सॉइल इरोजन में अगर यूजुअली क्या होता है ना, उसकी वजह से तो आप समझ ही गए, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। उसकी वजह से तो आप समझ ही गए कि हवा चली तो वॉश अवे हो गया। पानी की वजह से, वाटर की वजह से भी सॉइल का दो तरह से इरोजन हो सकता है। एक तो होता है शीट इरोजन और एक होता है गली इरोजन। अब तुम ये मत बोल देना कि सर ये गली इरोजन क्या होता है। तुम मुझे बताओ कि गली इरोजन कौन सी रिवर करती है, कहाँ पे होता है, उसको क्या बोलते हैं, उस टोपोग्राफी को क्या बोलते हैं, जल्दी से। तब तक मैं शीट इरोजन बताता हूँ आपको। शीट इरोजन का मतलब होता है व्हेन टॉप सॉइल, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, ठीक है, या फिर व्हेन टॉप सॉइल गेट्स वॉश्ड अवे ड्यू टू हैवी शावर। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई और उसकी वजह से जो टॉप सॉइल है वो रिमूव हो गई, उसको हम बोलते हैं शीट इरोजन। नहीं, परत की परत रिमूव हो गई, परत की परत हट गई। गली में क्या है? गली में ये होता है, ये हमने देखा था कि जो नर्मदा रिवर है, सॉरी नर्मदा बोल रहा हूँ, जो चंबल रिवर है वो क्रिएट करती है। चंबल के बीहड़ इसी को बोलते हैं। जब गली इरोजन हो, कि मैंने फ़ोटो वहाँ पर आपको दिखाई थी जब चंबल रिवर के बारे में पढ़ाया था कि किस तरह से गली इरोजन करती है, और उन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड को रेवाइंस बोल देते हैं जो गली इरोजन के बाद बनते हैं, एंड इट लीड्स टू अ काइंड ऑफ टोपोग्राफी विच इज़ अनफिट फॉर दी कल्टीवेशन और फॉर एग्रीकल्चर, और उसको हम बोलते हैं बैड लैंड टोपोग्राफी, क्योंकि गली इरोजन बहुत करता है। तो शीट इरोजन में क्या होता है, टॉप सॉइल रिमूव हो गई, तो टॉप सॉइल अगर रिमूव हो रही, ग्रेडियंट की वजह से हो रही है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, देख रहे हो, मिट्टी ऐसे इकट्ठा कर दी, मिट्टी इकट्ठा कर दी। तो इस तरह के, तो इससे क्या होगा ना कि पानी का जो वेलोसिटी है वो रुक जाएगा, धीमा हो जाएगा। या फिर अगर हम मिट्टी इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो कॉन्टूर बैरियर, कुछ ऐसे पत्थर वत्थर और उनके बीच में कुछ ऐसे क्रॉप रेजिडिव हम रख देते हैं कि वो वेलोसिटी कम हो जाए। ये है आपकी टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। छत में खेती हो रही है, छत में मतलब करते क्या हम, जैसे कि यहाँ पे स्टेप्स क्रिएट कर लेते हैं और उन स्टेप्स के ऊपर करते हैं, यहाँ पर
स्टेप्स के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ये यूजुअली आपको जो हिमालयन रीजन्स हैं वहाँ पर देखने को मिलेगी ये टाइप ऑफ जो फार्मिंग है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको ये जो माउंटेनियस रीजन है, ठीक है, हिमालयन एरियाज़ में, माउंटेनियस एरियाज़ में, जैसे असम वगैरह में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर ये है, इसको स्ट्रिप फार्मिंग बोलते हैं, स्ट्रिप फार्मिंग, ठीक है, स्ट्रिप फार्मिंग। तो यहाँ पे क्या चीज़ स्ट्रिप हो रही है, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है ना, बीच बीच में खाली पार्ट छोड़ दिया जाता है सो दैट कि यहाँ पर भी वही मेन कारण वही है कि सो दैट वाट जो हवा का जो वेग है वो थोड़ा सा शांत हो सके और यहाँ पे भी सॉइल का इरोजन ना हो सके। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कभी पूछ ले मल्चिंग क्या चीज़ होती है, फ़ोटो यहाँ पर तो मैंने नहीं लगाई उसकी, लेकिन ध्यान रखना मल्चिंग क्या होता है। मल्चिंग होता है, ऐसे इमेजिन करो कि जैसे कटाई हो गई खेत की, सबने देखा हो कटाई होती खेत की, तो कुछ बचता है ना जिसको पराली बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्रॉप रेजिड्यू, तो मतलब एक जनरल टर्म हो गया, स्टबल बोलते हैं, स्टबल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो स्टबल जो होता है, स्टबल बर्निंग है ना, काफ़ी बेकार होता है स्टबल बर्निंग। अब जैसे आपको पता है ये कौन सा टाइम चल रहा है अभी, ये टाइम चल रहा है अक्टूबर का, किस फसल की कटाई का, मतलब कौन सी फसल कटती है इस समय, तो जो हमारी खरीफ फसल होती है जब कटेगी हरियाणा वगैरह में, तो वो जलाते हैं, जिसको हम पराली है ना, पराली बोलते हैं, स्टबल बर्निंग बोलते हैं, जिसकी वजह से वो विंटर्स के टाइम पे दिल्ली में पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो खैर जो वो क्रॉप रेजिड्यू होता है, ठीक है, या फिर जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है जो बचता है, उसको खेत में छोड़ दिया जाता है सो दैट कि वाटर या फिर जो सॉइल का जो वाटर कंटेंट है या फिर मॉइस्चर है, सॉइल का मॉइस्चर रिटेन रहे, बरकरार रहे। नहीं तो अगर डायरेक्ट एक्सपोजर हो जाएगा, मान लेते हैं पराली उठा ली यहाँ से, डायरेक्ट एक्सपोजर होगा सनलाइट का, इवापोरेशन हो जाएगा, सॉइल एल्कलाइन हो जाएगी, लाना फिर जिप्सम की बोरी और डालना खाद से पहले उसको। तो ये काम करना है कि नहीं मॉइस्चर रिटेन करना है तो आप उसको डला रहने दीजिए, तो सॉइल का मॉइस्चर रिटेन रहेगा। ठीक, क्लियर यहाँ तक सभी को? किसी को कोई डाउट, कुछ क्वेरी तो नहीं है? जल्दी से बताइए। पानी आ रहा है। रजनीकांत पत्रा जी, वीट एंड राइस के लिए सबसे बेस्ट स्टोर रहता है एलिफियल सॉइल आपका, है ना। आपका SSC PY की बुक भी है, PY की वाला नहीं है तो लिखा जी। नोट्स कहाँ मिलेंगे कोई बता दो। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आदर्श कुमार बेटा अभी है ना, एक ऐसा कटाक्ष मारेंगे तुम पे कि जोक दोबारा तुम भूल जाओगे अभी पूछना, है ना। हम समझ रहे हैं कि तुमको जोक की नीड नहीं है, तुमको थोड़ा सा बीच में तुमको कुछ हड़काएं वड़काएं उसकी नीड है ना, जैसे कुछ लोगों को होता है, जब तक कोई मतलब समझ रहे हो ना। खैर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर पे आते हैं। तो एग्रीकल्चर मतलब इम्पॉर्टेंट है बहुत इंडिया के लिए। इंडिया की 2/3 जो पॉपुलेशन है, ठीक है, रफली सॉरी सर। और एक चीज़, हाँ अभी जब मैंने देखा ना कि एकदम से ड्रॉप हुआ, तो भाई एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। ये मत सोचना कि ऐसे ही, ठीक है। तो इंडिया की 2/3 जो पॉपुलेशन है वो एंगेज्ड है एग्रीकल्चर में। इंडियाज़ 2/3 पॉपुलेशन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं जो सीरियस एस्पिरेंट है, ये मत समझना कि एग्रीकल्चर, ये SSC में एग्रीकल्चर पूछता है क्या, ये तो बाकी ICR वैसे जैसे एग्जाम में पूछता होगा, ठीक है। अभी तुम क्वेश्चन देखना, सबसे ज़्यादा तो इसी के ही होंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग पढ़ेंगे। फार्मिंग मतलब होता है कि एग्रीकल्चर खेती करने की जो प्रणाली होती है उसको हम फार्मिंग बोलते हैं। तो फार्मिंग डिफरेंट टाइप्स की होती है, ठीक है। अच्छा ये कौन सी, ज़रा बताओ कौन सी कौन सी क्रॉप है ये। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग में सबसे पहला प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस
देखो सबसिस्टेंस का पहले तो मतलब समझो। गहन निर्वाह, सॉरी इसको गहन नहीं निर्वाह नहीं, इसको निर्वाह खेती बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग को। सबसिस्टेंस क्या होती है? सबसिस्टेंस का मतलब होता है अपने यूज़ के लिए, यानी कि जो इसको उगा रहा है मेनली अपने यूज़ के लिए उगा रहा है, सेल करने के पर्पज़ से नहीं। अब ऐसा नहीं कर दिया, अगर मान लो कि मैंने उगाया, ठीक है, और मान लो कि 2 कुंटल गेहूँ हुआ, उसमें से मैंने 10 किलो अगर कुछ ऐसा बेच भी दिया, ठीक है, तो उसको ऐसा नहीं कि वो मतलब कॉमर्शियल में आ जाएगा, वो सब्सिस्टेंस ही कहलाएगा। ठीक है, मतलब मेन ये है कि मेन मैंने अपने खाने के लिए उगाया, अगर बच जाएगा तो बेच दूंगा। प्रिमिटिव का मतलब होता है, प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराने टूल्स का यूज़ करके, फावड़ा खुरपी ये सब पुराने टूल्स का यूज़ करके, जो पहले के टाइम पे यूज़ होते थे वही, उन्हीं से। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डाओ, डिगलिंग स्टिक्स। मतलब कि जो बहुत पुराने पुराने टूल्स हैं, प्रिमिटिव टूल्स हैं, उनसे यूज़ हो रहा है। टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन द मॉनसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सूटेबिलिटी ऑफ द अदर एनवायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप। यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि हम ट्यूबवेल का मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इरिगेशन कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उतने वेल डेवलप्ड या फिर हम बोलें कि उतने इकोनॉमिकली साउंड किसान नहीं हैं। उन्हें बस अपने खाने को चलाना है, तो वो फर्टिलाइज़र और ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो मानसून की रेन पे डिपेंड है, इसलिए वो नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पे डिपेंड करते हैं। इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, जिसके बारे में कल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कायदे से, जिसको कि हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। कल मैंने इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक, अब आते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, गहन निर्वाह खेती इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गहन निर्वाह खेती। अब सब्सिस्टेंस तो समझ में आ गया आपको, अपने यूज़ के लिए। इंटेंसिव का मतलब क्या है? गहन, मतलब इंटेंस, बहुत ज़्यादा इंटेंस। इंटेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा होती है? जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और लैंड एरिया बहुत कम है। एक बार सीडीएस में सवाल पूछा गया था, इनमें से किस कंट्री में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग नहीं प्रैक्टिस होती होगी? ऑप्शंस कुछ इस तरह से थे जो मैं आपको देता हूँ। इंडिया, ठीक है, जापान, ठीक है, खालिस्तान और इंडोनेशिया। तो इसमें से क्या बताइए ज़रा, कहाँ पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग नहीं होती होगी? मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर 2 चीज़ें होनी चाहिए, हाई पॉपुलेशन और, क्योंकि भाई प्रेशर पड़ रहा है बहुत ज़्यादा लैंड पे। प्रेशर क्यों पड़ रहा है लैंड पे? प्रेशर इसलिए पड़ रहा है लैंड पे क्योंकि लैंड एरिया है कम, और जो अमाउंट ऑफ जनसंख्या पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर लैंड पे डिपेंडेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए तो इंडिया में तो भाई 7th लार्जेस्ट कंट्री है, माना 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के टर्म्स में, 2.4% एरिया ऑक्यूपाई करता है इंडिया पूरे वर्ल्ड का, लेकिन पॉपुलेशन में भी तो नंबर 1 पे है, इंटेंसिव होगा। जापान, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन एरिया कम है, यहाँ पर एरिया इन लोगों का कम है ना। इंडोनेशिया, सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन इंडोनेशिया में, आपको पता होना चाहिए, तो पॉपुलेशन के मामले में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, पॉपुलेशन के नंबर पे हम फर्स्ट नंबर पे आते हैं। खालिस्तान सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, बहुत कम जनसंख्या यहाँ पे। 40, अभी अगले साल चुनाव है ना, तो जस्टिन ट्रूडो क्यों खालिस्तानियों को इतना सपोर्ट कर रहा है? बहुत कम है फिर भी, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम वोट में ही डिसाइड हो जाती है हार जीत, क्योंकि पॉपुलेशन कम है ना वहाँ की। It is labor-intensive farming where high doses of biochemical inputs and irrigation are used for obtaining higher production. Labor-intensive है, बहुत ज़्यादा लेबर इसमें लगती है। Though the right of inheritance leading to the through होगा आई थिंक यहाँ पे, through the right of inheritance leading to the division of land among successive generations has rendered land holding size uneconomical. मतलब क्या है इसका? मतलब ये है इसका, क्या ज़मीन होती है, जैसे हमारे इंडिया में क्या है, ज़मीन है, ये पार्ट है, ठीक है, तुम 4 भाई हो मान लो, ठीक है, या फिर तुम छोड़ो, तुम्हारे बाबा की ज़मीन है, ठीक है, तुम्हारे बाबा के थे 3 लड़के, तुम्हारे पापा और तुम्हारे चाचा, तुम्हारे मान लेते हैं बड़े पापा, ठीक है। तो ये पार्ट जो है, या फिर चलो मान लेते हैं 4 भाई थे आपके, ठीक है, 4 भाई हैं आपके पापा लोग, तो 4 पार्ट में डिवाइड हो गई, ठीक है, ये आपके पापा के हिस्से में आई। आप जो है 2 बेटे, मतलब पापा के अपने 2 बेटे हो, ठीक है, या फिर 1 बेटा 1 बेटी या 2 बेटी जो भी है, तो 2 पार्ट में डिवाइड होगी, लैंड होल्डिंग साइज़ और कम हो गई।
ठीक है। फिर आपके होंगे तो लैंड होल्डिंग साइज़ और कम। दिक्कत क्या है इसे, लैंड होल्डिंग साइज़ कम है, बहुत दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है। अब तुम खुद सोचो, अगर ये बड़ा सा पार्ट ऑफ लैंड हो जैसे कि यूएस वगैरह में होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया, तो क्या हो वहाँ पे, ये होता है कि अगर बहुत बड़ा होता है तो वहाँ पर ज़्यादा इनपुट्स लगाए जा सकते हैं, बड़ा सा कोई ट्रैक्टर, बड़ी सी मशीनरी का यूज़ किया जा सकता है। इतने छोटे पार्ट में थोड़ी ना यूज़ होगा। और होगा क्या कि एक छोटे पार्ट ऑफ लैंड पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डिपेंड करेगी, तो उस पर हम भयंकर फर्टिलाइज़र डालें कि भयंकर रूप से उसमें वो हो, और बहुत खूब पानी भरेंगे सो दैट ज़्यादा हो। लेकिन ये सॉइल की फर्टिलिटी के लिए ख़राब होता है ये चीज़, ये सॉइल की अब जैसे मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने तुम्हें बताया होगा कि मैं गांव शिफ्ट होने वाला हूँ, मतलब होने वाला हूँ, अभी तो हुआ नहीं हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं इधर हो गया क्या, अभी नहीं। तो वहाँ पे मतलब मैं थोड़ा सा ज़मीन वगैरह देख रहा था कि हमारा एक ट्यूबवेल है, तो मैं सोच रहा था कि थोड़ी सी और थोड़ी सी मिल जाए कुछ मतलब बनाने के लिए, क्योंकि भाई है ऐसा कि मतलब मैं खेतों के बीच रहना चाहता हूँ, ठीक है, ग्रीनरी के बीच में। फिर गाँव जाऊँ फिर से वही, समझ रहे हो, तो वही सेम चीज़ जो यहाँ पे वहाँ पे भी हो, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो फिर मैं मतलब ग्रीनरी में रहना चाहता हूँ, मेन पर्पज़ जो है जाने का। तो मैं चाहता हूँ वही ग्रीनरी के बीच में वहाँ पे हो, तो थोड़ा सा तो एटलीस्ट ज़मीन होना चाहिए, मिलना चाहिए। अब वो समझ लो कि एक ज़मीन है मतलब जहाँ पे हमारा ट्यूबवेल है उसके बगल में है, आधा बीघा भी नहीं होगी, आधा बीघा भी नहीं, हमारा बीघा चलता है। अब बिस्वा में अगर बात करूँ तो 10 बिस्वा है आधा बीघा में भाई, पाँच उसके 5 लोग हैं उसमें, 5 लोग। अब भाई पाँचों को जब नहीं मानेंगे तब तक को ज़मीन नहीं दे पाएंगे, तो ये हाल है, ठीक है। तो ये हाल है, लैंड होल्डिंग साइज़ बहुत ही कम है। और ऐसे फार्मर्स को जिनका लैंड होल्डिंग साइज़ कम होता है उनको बोलते हैं मार्जिनल फार्मर्स, जिनका लैंड होल्डिंग साइज़ बहुत कम होता है, ठीक है। हरियाली का चक्कर बाबू भैया हाँ हरियाली का चक्कर। सर गमछा क्यों बने हैं मुंह पे, अरे भाई सर्दी का समय, गधे हो क्या, कहीं दूसरे देश से आए हो, देख नहीं रहे, सॉल ओढ़े हैं, टोपा वो लगाए हुए तो गमछा लगाए हुए हैं वो अपना नेचुरल टोपा है चलो तो आगे बढ़ते हैं, कमर्शियल फार्मिंग पे आते हैं। सर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, बेटा हम भी करेंगे अभी तुम्हें, जिस तरह से तुम्हारी हरकतें हैं तुम इसी लायक हो। कॉमर्शियल फार्मिंग, अब जैसे पढ़ाई यहाँ पे चल रही है तो तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ऐसे जब वो कुछ एक्सपेक्ट करेगी तो तुम वो वहाँ पे नहीं कर रहे होगे, तो उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया। तो जो जहाँ पे नीडेड है वो क्या करो, हो सकता है तुम वहाँ पे क्लास डिस्कस कर रहे हो कि फार्मिंग क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या होता है, साइक्लोन कैसे आता है, तो तुमने ब्लॉक कर दिया। अब तुम यहाँ पे उसकी बातें कर रहे हो तो यहाँ से ब्लॉक हो गए। खैर कॉमर्शियल फार्मिंग पे आते हैं। तो कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब होता है जो फार्मिंग कॉमर्शियल पर्पज़ से करी जाए, मतलब एग्रीकल्चर किया जाए सेल के पर्पज़ से, बेचने का नहीं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ द यूज़ ऑफ हाई डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, जैसे HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन ऑर्डर टू अपटोन हायर प्रोडक्टिविटी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकालनी है मेन इससे फ़र्क नहीं है कि क्या क्वालिटी निकल के आ रही, मेन ये है कि कितना क्वांटिटी निकल के आ रही है। प्लांटेशन इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, ध्यान रखना। ये जो प्लांटेशन होता है काफ़ी लोगों को लगता है अलग अलग होता है, सिमिलर है काफ़ी हद तक। वहाँ पर भी कमर्शियल फार्मिंग मतलब बेचने के लिए, प्लांटेशन बेचने के लिए, एक सब टाइप है प्लांटेशन। लेकिन अलग कैसे, मतलब कैसे सब टाइप है, कुछ तो इसकी विशेषता होगी। हाँ, विशेषता ये है प्लांटेशन की, ये इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन इन अ लार्ज एरिया। अब जैसे मैं बेचने के पर्पज़ से तो मैं कुछ ऐसे नहीं, कुछ लोग भांग वांग भी उगा लेते हैं, तो उसके लिए ऐसा तो है नहीं कि बहुत 10-10 बीघा ज़मीन चाहिए, 15-20 बीघे ज़मीन चाहिए, नहीं, थोड़े पार्ट ऑफ लैंड में ही काम चल जाएगा, तो भी तो कमर्शियल है। लेकिन जहाँ पर एक बहुत बड़े पार्ट ऑफ एरिया में एक सिंगल क्रॉप ग्रो होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज प्लांटेशन, ठीक है, उसको हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सब क्या होते हैं, प्लांटेशन क्रॉप होते हैं। लेट मी टेल यू कि भाई कोई क्रॉप जो है वो कमर्शियल हो सकती है कहीं पे, और कहीं पे वो सब्सिस्टेंस भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल गेहूं की बात करें, वीट, तो जैसे हम अपने यहाँ पर बात करें यूपी में, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर तो गेहूँ हम लोग उगाते हैं, लेकिन वो मेनली खाने के लिए उगाते हैं, तो थोड़ा बहुत बचता है तो उसको हम बेच देते हैं, वो बहुत थोड़ा ही बचता है। ऐसे चावल तो ज़्यादा नहीं उगाते हैं, वो भी उगाते हैं लेकिन ज़्यादा ही हमारे यहाँ गेहूँ का वो होता है। लेकिन अगर आप पंजाब वगैरह में चले जाओ तो वहाँ पे जो गेहूँ होता है, वीट होता है, उसको बेचने के लिए पर्पज़ से ही उगाते हैं वहाँ पे तो ये हाल है कि वहाँ पे खुद उगाते हैं बेचने के लिए, ठीक है, और मंगाते हैं यूपी वगैरह से गेहूँ, क्योंकि जो यूपी वगैरह का होता है वो अच्छा होता है, तो यहाँ से मंगाते हैं खाने के लिए और अपना वाला बेचते हैं। जैसे राइस की बात करें, चावल की, तो अगेन पंजाब वगैरह में इसको एज अ कमर्शियल फार्मिंग ट्रीट किया जाता है बेचने के लिए। लेकिन अगर आप उड़ीसा वगैरह में चले जाओ, बिहार, ईस्टर्न बिहार वगैरह में, राइस इज़ अ स्टेबल क्रॉप,
वो वहाँ पे खाने के लिए उगाते हैं उसको। इन इंडिया टी, ये तो खैर रिपीटेड क्वेश्चन हो गया आपका, मतलब रिपीटेड पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। तो ये कमर्शियल फार्मिंग आपको समझ में, बेचने के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इनपुट लगाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजर दबा के डालेंगे, हाई वैरायटी सीड का यूज़ करेंगे। पेस्टिसाइड क्या होता है, वो पेस्ट्स को मारने के लिए, जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं प्लांट, वो ख़राब कर देते हैं फसल को। प्लांटेशन इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, जिसमें कि एक सिंगल लार्ज क्रॉप को एक लार्ज एरिया में ग्रो किया जाता है ना। वाट आर मिक्सड एंड इंटर क्रॉपिंग में क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में? तो मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है जहाँ पर एक हम पार्ट ऑफ लैंड में हम डिफरेंट क्रॉप्स को उगाते हैं साइमल्टेनियसली। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, साइमल्टेनियसली इन अ पार्ट ऑफ लैंड, इन अ पार्ट ऑफ लैंड। इंटर क्रॉपिंग क्या होता है? इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है, एक डेफिनिट पैटर्न में, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, सेम सेम यही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, एकदम सेम है, सारी चीज़ें सेम है, एक्सेप्ट वन थिंग एंड दैट इज़ व्हाट, जो इसको इससे अलग बनाता है कि एक डेफिनिट पैटर्न में, एक डेफिनिट पैटर्न में अगर हम लगाएंगे, जैसे कि मान लेते हैं क्रॉप 1, क्रॉप 2, क्रॉप 3, देन क्रॉप 1, क्रॉप 2, मतलब एक डेफिनेट कोई भी पैटर्न फॉलो करें, ये भी डिफरेंट टाइप की होती है, रिले इंटर क्रॉपिंग होती है, अजीब मतलब डिफरेंट तरह की होती हैं। अगर हम ऑल्टरनेट लगा रहे हैं, एक दिन क्रॉप 1, क्रॉप 2, क्रॉप 1, क्रॉप 2, तो उसको ऑल्टरनेट बोल देते हैं, जो इंटर क्रॉपिंग का एक सब टाइप हो जाएगा, ऑल्टरनेट क्रॉपिंग बोल देंगे, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखना, मिक्स्ड क्रॉपिंग और मिक्स्ड फार्मिंग अलग होते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग क्या चीज़ होती है? तो मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है कि जहाँ पर एग्रीकल्चर के साथ साथ, जहाँ पर एग्रीकल्चर के साथ साथ जानवरों का जो पालन है, जिसको हम लाइफ स्टॉक बोलते हैं, वो भी किया जाए, उसको हम मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं प्लस गाय भैंस ये सब भी बांध रखे हैं, क्यों करते हैं? सो दैट कि एक स्टेबल इनकम सोर्स जनरेट हो सके। स्टेबल इनकम का मतलब है कि फसल ख़राब हो गई तो चलो कोई नहीं, दूध दही ये सब बेच के पैसा मिल जाएगा कुछ, ठीक है। तो एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक दोनों साथ में करना, उसको मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है जहाँ पे क्रॉप्स उगा रहे हैं एक लैंड में, और डिफरेंट, मतलब ऐसे कोई फिक्स पैटर्न नहीं, बस डाल दिया है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्रॉप्स को आपस में, क्रॉप्स कम्पीट फ्रॉम ईच अदर, कम्पीट होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ क्रॉप पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, तो एक दूसरे से कम्पीट करती हैं न्यूट्रिशंस के, जैसे मान लो पानी के लिए कम्पीट कर रही होंगी, न्यूट्रिशन के लिए कम्पीट कर रही होंगी, तो उसको बोलते हैं, ठीक है, कम्पीट, ठीक है, कम्पीट। इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है? इंटर क्रॉपिंग में ये होता है, यहाँ पर हम ये करते हैं कि यहाँ पर दोनों एक दूसरे को कम्पीट नहीं करती हैं, कई बार तो सपोर्ट करती हैं एक दूसरे को। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कुछ ऐसा है कि एक हमने क्रॉप है, उसको शेड चाहिए, तो हमने उसके बगल में एक ऐसी क्रॉप लगा रखी है जो ऊंची रहती है, तो उसको शेड यानी छाया देती रहेगी। तो कई बार इस तरह का भी होता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी, आप में काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता होगी अगर आपने PYQs देखे होंगे, काफ़ी क्वेश्चन इस पर बनते हैं, दैट इज़ डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न। डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब है कि हम कब कौन सी फसल लगा रहे हैं, कब काट रहे हैं, इसके बेसिस पे हम क्रॉप्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, राबी, खरीफ और जायद। तो बहुत मार खाओगे YP मोटिवेशनल, ठीक है ना, जो तुम लिख रहे हो ना बहुत मार खाओगे। अब इतना पानी तुमको रिलाई करेंगे कि डूब जाओगे उसी पानी में। डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न, राबी, खरीफ, जैद। तो अब यहाँ पे हम किस बेसिस पे डिवाइड करने वाले हैं कि कब इनकी बुआई यानी कि कब सोइंग होती है, ठीक है और कब हार्वेस्टिंग होती है, और एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे। तो राबी पे आते हैं। राबी होती है जो हम विंटर्स के टाइम में उगाते हैं। विंटर्स के टाइम में मतलब अभी जो समय चल रहा है, अक्टूबर नवंबर का, ठीक है, अक्टूबर नवंबर का समय चल रहा है। कटाई कब होगी? होली के समय। होली हमारा एक हार्वेस्ट फेस्टिवल ही तो है। जब हम स्टैटिक जीके पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे डिफरेंट तरह के हमारे हार्वेस्ट फेस्टिवल आएंगे। हार्वेस्ट का मतलब है जब फसल की कटाई के समय जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो ये कब होता है? ये आप मान के चलिए अप्रैल मई के टाइम पे, है ना, अप्रैल मई के टाइम पे।
ठीक है, मोस्टली अप्रैल के टाइम पे हो जाता है। देन खरीफ क्या होता है? खरीफ होता है आपका जुलाई, जब हमारा मानसून आता है ना उसके टाइम पे। तो ये मानसून के टाइम पे, इसलिए इनको हम मानसून फसलें भी बोलते हैं। मानसून जब आता है तो जुलाई के टाइम पे बुआई होती है। कटाई कब होती है? अक्टूबर के टाइम पे, जब इसकी बुआई होगी राबी की, तब इसकी कटाई हो रही होगी, है ना। इस समय कटाई हो गई खरीफ की और अब बुआई होगी राबी की। अब आप यहाँ पे एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करिए कि अप्रैल में कटाई हो गई राबी की, जुलाई में बुआई हो रही है खरीफ की। तो जायद ये एक शॉर्ट क्रॉपिंग सीज़न है जो इन दोनों के बीच में आएगा। शॉर्ट क्रॉपिंग सीज़न इन विच मंथ्स? इन मई एंड जून। ठीक है, तो जो मई और जो जून का महीना है ये भी खाली ना जाने पाए, इसको भी यूज़ में ले लिया जाए। तो यहाँ पे इस समय जो फसल उगाई जाएंगी उनको हम जायद क्रॉप्स बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स में यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल राबी में हो जाएंगे हमारे, एक तो गेहूँ आ जाएगा, वीट, मस्टर्ड जिसको हिंदी में सरसों बोलते हैं। कितने लोग सरसों का इस्तेमाल करते हैं भाई? भाई मैं तो बहुत इस्तेमाल करता हूँ भाई, मैं तो खाने में भी इस्तेमाल करता हूँ, बालों वालों में भी मैं यही लगाता हूँ तेल, मस्टर्ड ऑयल लगता है भाई। ठीक है, कोई ये जो पता है हमारे यहाँ पे पहले क्या बोलते थे, दो तरह के तेल हैं, एक तो सरसों का तेल और एक हमारा महकुआ तेल बोलते हैं। महकुआ, महकुआ का मतलब है जो महकता है। तो महकुआ में आता था, तो तुमने देखा होगा हरा हरा, है ना, क्या हरा हरा जिसका डाबर आमला महकुआ आता है, तो उसको हम लोग डाबर आमला से उसको महकुआ तेल बोलते हैं। तो भैया महकुआ नहीं लगाते थे, सरसों वाले लगाते हैं। ठीक है, मस्टर्ड तो वीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, लिनसीड हो गया। ठीक है, लिनसीड, रेप सीड, ठीक है, पी हो गया आपका, है ना, पी हो गया। ये सब आते हैं आपके राबी में। फिर ठीक है, हाँ, और इसमें आपके बारले आ जाएंगे, बारले, ठीक है, ग्राम, ये सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है, देन हम बात करें खरीफ, तो खरीफ में आपका हमारा पैडी या फिर राइस, वही सेम चीज़ होता है। धान है तो पैडी, और जब वो चावल बन गया तो वही राइस हो जाता है आपका। ठीक है, ये हो गया। मेज़ हो गया, ज्वार हो गया, ठीक है, और बाजरा हो गया, जो हमारे यूजुअली जो मिलेट होते हैं वो सब। दो जो दालें होती हैं वो भी मोस्टली खरीफ ही होती हैं, जैसे तूर दाल हो गई और ग्राउंड नट यानी मूंगफली हो गई। अब ऐसे याद कर सकते हैं, ग्राउंड नट हो गया, कॉटन हो गई, ये कब यूज़ में आती हैं? ये यूज़ में आती हैं सर्दियों का टाइम होता है। बाजरा की रोटी खाते हो, ज्वार की रोटी खाते हो कि नहीं खाते हो? नहीं खाते होगे तुम लोग, खाया करो, बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच होती हैं। याद है ना, साल 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया था। इंडिया ने उसके लिए सिफारिश करी थी, क्योंकि इंडिया मिलेट रिच कंट्री है। मिलेट मतलब जिनको श्री अन्न बोला गया था, श्री अन्न। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, जिंक, आयरन, ये सब, ये बहुत मात्रा में होते हैं इन मिलेट में। ये है क्या कि हम सिर्फ गेहूं की रोटी अब खाते हैं। ठीक है, पहले तो मतलब पहले के टाइम पे अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, यही होता होगा ना, हर घर में ये होता था, बाजरा ज्वार इन्हीं की रोटी बनती थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, हम लोग वीट पे शिफ्ट हो गए और वीट हमारी एक स्टेपल डाइट बन गई। लेकिन अब धीरे धीरे लोग इस पे शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? क्योंकि अमीर लोग शिफ्ट हो रहे हैं, अंग्रेज शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे अब विदेश के जो लोग हैं वहाँ पे लोग मिलेट को प्रेफर कर रहे हैं, तो इंडिया में लोग प्रेफर कर रहे हैं जो अमीर लोग हैं। वैसे वो वही ज्ञान देते हैं इंडिया में, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, इंडिया में वही ज्ञान चलता है टॉप लेवल पे जो विदेश में चल रहा है। अगर वो बोल देंगे घी बेकार है तो यहाँ भी चिल्लाने लगेंगे घी बेकार बेकार। वो बोल देंगे घी अच्छा है तो यहाँ भी बोलेंगे घी अच्छा है। जब तक वो तमगा नहीं देंगे तब तक हम उस चीज़ को मानते ही नहीं हैं। मैं पता नहीं सुनता रहता हूँ, एक डॉक्टर, या वो पॉडकास्ट वाले भैया नहीं होते हमारे ज़्यादातर, तो आजकल काफ़ी पॉडकास्ट चलता रहता है। तो एक लोग को बोलेंगे घी इज़ लाइक बटर मिल्क, सॉरी बटर ऑयल, वो बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, बिल्कुल बेकार है, हार्ट के लिए सारी चीज़ें। फिर अगले दिन ही आएंगे डॉक्टर, तो वो बोलेंगे इससे अच्छा कोई ऑयल हो ही नहीं सकता, घी से अच्छा हो ही नहीं सकता, घी को आजकल लोग कॉफ़ी में डाल डालती है। मतलब देखिए वही ना कि हमारे शास्त्र में लिखा हुआ, किसी को नहीं पढ़ने, घी बहुत अच्छा है और वो सारी चीज़ें ना, उन्होंने बोल दिया बेकार है तो बेकार, अच्छा है तो अच्छा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे खरीफ। जायद की अगर बात करें तो इसमें आते हैं वाटरमेलन वगैरह हो गया हमारे। ठीक है, तो इन सब का इस्तेमाल सर्दियों में होता है, जैसे बाजरा ज्वार की रोटी सर्दियों में खाते हैं, मूंगफली सर्दियों में खाते हैं, कॉटन का कपास की जरूरत हमें पड़ती है सर्दियों में। तो वैसे बात है गर्मी में बुआई होगी, मानसून के टाइम पे, खरीफ के टाइम पे। ठीक है, वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया। ठीक है, वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, और क्या हो गया, जो भी हमारे ककम्बर हो गया, खीरा हो गया। और साथ में ध्यान रखना यहाँ पे एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल पूछा था एसएससी ने 2022 के पेपर में, स्टेनो में भी पूछा, फॉडर क्रॉप्स। फॉडर मतलब जो चारा वाला होता है। ठीक है, चारा जो भैंसों को खिलाया जाता है। ठीक है, वो शुगर केन किस में रखेंगे सर? शुगर केन
पूरा 1 साल लेता है वो ग्रो होने में। तो शुगर केन को ऐसा किसी स्पेसिफिक में नहीं रखेंगे वो सब मतलब वो सब का है, वो साबी का भी खरीफ का भी ज़्यादा, वो 1 साल पूरा ले लेता है इसलिए। ठीक है, चलिए भाई, तो अभी हम देखेंगे कुछ मेजर क्रॉप्स। कुछ मेजर क्रॉप्स का मतलब ये है कि कुछ ऐसी फूड और नॉन फूड क्रॉप्स को जो इंडिया में बहुत ग्रो की जाती है। सबसे पहले हम आते हैं राइस पे, चावल पे। ठीक है, अब जब हम चावल की बात करते हैं राइस की, तो ये कौन सी क्रॉप है? खरीफ है। ठीक है, इंडिया जो है, इंडिया इज़ दी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, इंडिया इज़ दी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर विच कंट्री? गेस करिए। टेम्परेचर किसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है? ग्रेटर दैन 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस से। और एनुअल रेनफॉल कितनी रिक्वायर्ड होगी इसको? एनुअल रेनफॉल ग्रेटर दैन 100 सेंटीमीटर, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी ना इसको। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो क्या मैंने पूछा था? आफ्टर चाइना। ठीक है, चाइना के बाद ये सेकेंड नंबर पे आता है। राइस को जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है, खासकर अगर मैं बात करूँ बंगाल में, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पर, ठीक है, इन ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया, या फिर मोर इम्पॉर्टेंटली इन दी वेस्ट बंगाल, इसको 3 सीजन्स में ग्रो किया जाता है, या फिर 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स में इसको ग्रो किया जाता है। ठीक है, 3 क्रॉप्स उगाई जाती हैं। एक को बोला जाता है औस, एक को बोला जाता है अमन, और एक को बोला जाता है बोरो। किस बेसिस पे? कब उगाया जा रहा है इनको? तो अगस्त का महीना जो होता है उसमें औस का होता है। देन उसके बाद अमन का टाइम आता है, आप मान के चलो अमन का टाइम आता है वही आप मान के चलो नवंबर दिसंबर में। ठीक है, और जो बोरो का आता है वो रफली जुलाई के टाइम पे आता है। ठीक है, जून जुलाई के टाइम पे, या फिर आप ऐसे समझ लो कि अप्रैल का जो टाइम होता है तब। ठीक है, अप्रैल से लेके जो जुलाई के समय का बीच होता है, ये बोरो का होता है। तो औस, अमन और बोरो 3 क्रॉप्स हैं पैडी की जो कि ग्रो की जाती हैं ईस्टर्न इंडिया में। ठीक, अभी आते हैं अगला जो हमारा एक मेन फूड क्रॉप है। अच्छा, जो मेन फूड क्रॉप होती हैं जिनको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको स्टेपल डाइट, स्टेपल क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, स्टेपल डाइट। तो वीट, ये भी हमारी एक स्टेपल डाइट है। इंडिया में गेहूं का बहुत यूज़ होता है। ठीक है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइस। ईस्टर्न इंडिया में आप चले जाओ तो राइस बहुत, ईस्टर्न और साउथ सदर्न इंडिया में। ठीक है, एक बार मैं गया था साउथ इंडिया में, एक ही बार गया हूँ, आंध्र प्रदेश गया था मैं, तिरुपति जो टेम्पल है, तो भाई वहाँ पे चावल ही चावल, बड़े बड़े पतीले रख रखे थे वहाँ, पीला चावल, सफ़ेद चावल, ये चावल, वो चावल, कहीं पे भी मतलब कुछ ऐसा बहुत ही मुश्किल हो गया था नॉर्थ इंडिया का खाना ढूंढना। ठीक है, मुश्किल से एक जगह छोले भटूरे मिले थे। वीट की अगर बात करेंगे तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इट इज़ दी वन ऑफ द मेन फूड क्रॉप। और इसके लिए कितना रेन रिक्वायर्ड है? तो रेनफॉल इसको जो रिक्वायर्ड है दैट इज़ 50 से 75 सेंटीमीटर। ठीक है, और तो ऐसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये चीज़ ध्यान रखिएगा राबी है। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, राबी जो फसल है इसके लिए मॉनसून चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि जो विंटर्स में रेनफॉल होती है, विंटर्स में रेनफॉल क्यों होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या हैं? ये कौन से डिस्टर्बेंसेस है? तो मैंने बताया था जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास, भूमध्य सागर के आसपास वाला जो एरिया है, वहाँ पर जो टेम्परेट साइक्लोन आते हैं, जो शीतोष्ण चक्रवात आते हैं, वही हैं डिस्टर्बेंसेस जो वहाँ से कौन लेके आता है? पाकिस्तान और नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जेट स्ट्रीम्स लेके आती हैं। तो ये बेनिफिट करती हैं किसको? राबी फसल को, जिनको कि राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है ज़रा बताइए कमेंट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे। फिर अगर हम बात करें मिलेट्स की, बात कर लेते हैं, जिनकी अभी मैं चर्चा कर रहा था। मिलेट्स में हमारे क्या आते हैं, जिनको हम श्री अन्न बोलते हैं। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया था। 2025 को क्या डिक्लेयर किया गया? 2024 तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स था। कैमलिट मतलब जो ऊँट की एक प्रजाति होती है वो। 2025 क्या है, कौन सा ईयर डिक्लेयर किया गया यूएन के द्वारा? तो यहाँ पे जो ज्वार होता है, बाजरा होता है, रागी होती है, ये क्या होते हैं हमारे? ये कुछ इंपॉर्टेंट मिलेट्स होते हैं। अब ये इनकी बहुत ही हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रेफर आज करने लगे हैं लोग। जैसे रागी की अगर बात करें, आयरन, कैल्शियम इन सब में बहुत रिच है। ठीक है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उनमें बहुत रिच हैं, जो हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनमें सॉरी। ठीक है, तो ये मिलेट्स हो गया। देन अगर हम बात करेंगे पल्सेस की, बात कर लेते हैं दालों की। तो दालें
लेग्यूम्स में आती हैं। लेग्यूम्स क्या होती हैं? लेग्यूम्स में आती हैं, लेग्यूम्स में हमारी दालें आती हैं, और जो मटर होती है वो सब आपकी लेग्यूम्स में आती हैं, ठीक है। तो पल्सेस के मामले में इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द लार्जेस्ट कंज्यूमर। कंज्यूम भी सबसे ज़्यादा इंडिया करता है, क्योंकि इंडिया में प्रोटीन रिच डाइट, पहली बात तो एवरेज इंडियन प्रोटीन डेफिशिएंट है हमारी कंट्री में, ये हकीकत है, बहुत हम डेफिशिएंट हैं प्रोटीन में, क्योंकि इंडिया इज़ अ वेजिटेरियन कंट्री। मोस्टली इंडिया में ज़्यादा लोग वेजिटेरियन हैं, और वेजिटेरियन में हमारे काफ़ी कम हो जाते हैं जो प्रोटीन के सोर्सेज हैं। अब ये नहीं कि प्रोटीन के सोर्सेज हैं ही नहीं, दालें हैं, जो हमारे बीन्स होते हैं, है ना, जो राजमा वगैरह ये सब छोले वगैरह बीन्स हो गए, वो बहुत रिच सोर्सेज होते हैं। पनीर रिच सोर्स है, टोफू रिच सोर्स है, बहुत सारे सोर्सेज हैं, ठीक है। चना वगैरह ये सब क्या होते हैं, बहुत रिच सोर्सेज हैं। लेकिन वही ना, फिर क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे मीट वगैरह हो गया, है ना, चिकन ब्रेस्ट और ये ट्यूना करके फ़िश आती हैं, तो इनमें क्या होता है, बहुत ही कम में बहुत ज़्यादा अंडे वगैरह, बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है, तो वो फुलफ़िल हो जाता है। लेकिन इसमें क्या, हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो आप लोग भी ध्यान रखा करें अपने प्रोटीन, मतलब आपके बॉडी में जा रहा है कि नहीं, कितना नीडेड होता है प्रोटीन रफली ये बोला जाता है कि अगर आप वर्कआउट वगैरह ज़्यादा नहीं कर रहे हैं तो ईच जो आपका केजी ऑफ वेट है, जैसे आपका मान लेते हैं 70 केजी वेट है आपका, तो 70 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए, इतना 70 से लेके 100 के बीच में। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा 1.5 से लेके 2x तक आपको आपको चाहिए, उतना ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। 70 किलो प्रोटीन मत कर लेना, 70 ग्राम होगा वो, ठीक है, मतलब 1 केजी के लिए 1 ग्राम प्रोटीन, ऐसा। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा नीडेड होता है। तो ये रिच सोर्स होते हैं, तो इसीलिए पल्सेस हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा। पल्सेस में अरहर, मूंग, मसूर, है ना। आपको कौन सी अच्छी लगती है? मेरे को तो मिक्स्ड वाली अच्छी लगती है, और मिक्स के बाद अरहर अच्छी लगती है। खैर अभी आते हैं ग्रेन्स के अलावा अगर हम फूड क्रॉप की बात करें तो जैसे हम शुगर केन को कंसिडर कर सकते हैं। शुगर केन एक ईयर लॉन्ग होती है, ठीक है। इसके लिए अगर बात करें, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक की टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। रेनफॉल की अगर बात करेंगे तो रेनफॉल इसको 75 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल शुगर केन को रिक्वायर्ड होती है। बस ये कीवर्ड थोड़े से ध्यान रखना, अगर कभी पूछ ले, और पूछता है तभी मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे आपको। ऑयल सीड, जिनसे हमें ऑयल मिलता है, तो मेन ऑयल सीड हमारे क्या क्या होते हैं, जैसे एक तो मूंगफली हो गई, ग्राउंडनट, उसका तेल निकलता है। कोकोनट का, नारियल का तेल निकलता है, कोकोनट का हो गया, ठीक है। मस्टर्ड, सरसों का तेल, ठीक है, जिसका मैं काफ़ी बड़ा कंज्यूमर हूँ, ठीक है। सेसम, जो क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, एक सेकेंड, सेसमम लिखते हैं उसको, आई थिंक, है ना। तिल बोलते हैं, मतलब तिल का तेल बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सिसमम, वैसे तिल का तेल बोलते हैं। और कॉटन सीड हो गई कॉटन सीड हो गई, सोयाबीन हो गई, लिन सीड, सनफ्लावर, ये सब बहुत होते हैं आपके, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं आपके, इनसे क्या निकलता है, ऑयल सीड। और ये चीज़ ध्यान रखना, जो फैक्ट मैं लिख रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा भी था कि 2008 में, भाई चलो यार, 2008 के डेटा के हिसाब से इंडिया इज़ दी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना, ठीक है। और ग्राउंडनट में अगर पूछ ले, ग्राउंडनट में, तो ग्राउंडनट में ध्यान रखिएगा, ग्राउंडनट में जो आपका ये गुजरात है, जी से ग्राउंडनट और जी से गुजरात, ये टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। फॉलोड बाई आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे आता है। अब हम कुछ ऐसी पे आते हैं जैसे कि जिनको हम खाते वाते नहीं हैं, जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, कॉटन, और कॉटन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपका ध्यान रखना। तो टी की अगर बात करें तो टी एक काइंड ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये तो हम देख ही चुके हैं। और इसके लिए जो सॉइल की ज़रूरत होती है, दैट शुड बी रिच, ठीक है, रिच इन ह्यूमस। जो सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, दैट शुड बी रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक कंटेंट, ठीक है। एंड ऑर्गेनिक कंटेंट में जो सॉइल है वो रिच होनी चाहिए, एंड इट शुड बी फर्टाइल एंड वेल ड्रेन्ड, ठीक है। रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक कंटेंट अच्छा होना चाहिए, एंड वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए सॉइल। कॉफ़ी की अगर बात करें, बाकी तो हम देख चुके हैं कौन सी सॉइल होती है आपकी, लैटेराइट सॉइल होती है, जो इनके लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। इंडिया की अगर बात करें किस नंबर पे स्टैंड करता है, तो 3rd नंबर पे है इंडिया, आफ्टर चाइना एंड टर्की। इंडिया, चाइना और तुर्की के बाद 3rd नंबर पे आता है टी प्रोडक्शन के मामले में, ठीक है। कॉफ़ी की अगर बात करें तो ये डेटा ध्यान रखिएगा
2008 का डेटा आपसे पूछता है, तो 2008 के डेटा के हिसाब से इंडिया जो है 3.2% ऑफ टोटल वर्ल्ड की कॉफ़ी को प्रोड्यूस करता है। इंडिया पूरे वर्ल्ड का 3.2%। इंडिया का जो टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का, दैट इज़ कर्नाटका, जिसको कॉफ़ी बाउल ऑफ द वर्ल्ड इंडिया बोलते हैं। कॉफ़ी बाउल ऑफ वर्ल्ड किसको बोलते हैं, किस कंट्री को बोलते हैं, ज़रा बताइए। कल उस कंट्री के बारे में हम लोग का जिक्र हुआ था। कर्नाटक में आपकी जो कॉफ़ी की वैरायटीज़ मिलती हैं, अराबिका, लिब्रिका, ठीक है, रोबस्ता, ठीक है, ये सब हाई वैरायटी ऑफ कॉफ़ी होती हैं जो बहुत महंगी आती हैं। खासकर ये जो कर्नाटक की जो बाबा बूदन हिल्स हैं वहाँ पे ग्रो होती हैं, बाबा बूदन हिल्स पे, ठीक है। और हमने पढ़ा था जो प्री मानसून शावर्स होते हैं जिनको हम ब्लॉसम शावर बोलते हैं, वो इनकी ब्लॉसमिंग में हेल्प करते हैं ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रहेगी। और कॉफ़ी बाउल बोलते हैं ब्राज़ील को, ठीक है। ब्राज़ील को जो है कॉफ़ी बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, कॉफ़ी बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से। देन आ जाते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड और क्रिएट करना पड़ेगा, एक स्लाइड, क्योंकि हमारा कॉटन बचा है और एक आई थिंक एक और बाकी होगा कोई, एक आई थिंक हॉर्टिकल्चर बाकी है हमारी, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर देख लेते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या होता है अभी हम देखेंगे। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होती हैं? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स वो होती हैं जो कि जिसमें कि हमारी आती हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो उगाते हैं हम लोग उसको हम बोलते हैं, फल और जो सब्जियां उगाते हैं उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, ठीक है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया, ध्यान रखिएगा, प्रोड्यूसेस अबाउट 13% ऑफ वर्ल्ड्स वेजिटेबल। ये डेटा इंपॉर्टेंट होते हैं तभी मैं आपको ये लिखा रहा हूँ, बिकॉज डायरेक्टली पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो ये पूरे 13% टोटल वर्ल्ड में जितना भी वेजिटेबल प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस करते हैं। इक्का दुक्का और हम देख लेते हैं, अब जैसे कि आपकी फाइबर क्रॉप्स, ध्यान रखिएगा, बस ये आखिर है हमारा, ठीक है, आखिर है फाइबर क्रॉप्स। तो ये ध्यान रखिएगा कि फाइबर क्रॉप्स किन से मिलती हैं, ठीक है। तो फाइबर क्रॉप्स हमारी मेनली होती हैं जैसे कॉटन हो गया, ठीक है, जूट हो गया, और हेम्प जिसको भांग बोलते हैं, जी हाँ, ये भी आपके जो हैं, और आपका नेचुरल सिल्क ले लो, ठीक है, सिल्क। ये चार हमारे मेन फाइबर क्रॉप्स होते हैं, ध्यान रखिएगा एकदम अच्छे से। अच्छा, रियरिंग, इनकी रियरिंग को क्या बोलते हैं? रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, इसको क्या बोलते हैं? इनकी रियरिंग को कौन सा कल्चर होता है? कॉटन के बारे में ध्यान रखिएगा अब यहाँ पे कि कॉटन रिक्वायर्स ब्लैक सॉइल, वो तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके अलावा रिक्वायर्स 210, ये डेटा एकदम रट्टा मार लेना, चाहे एसएससी हो चाहे यूपीएससी, एसएससी से लेकर यूपीएससी हर एग्ज़ाम में पूछता है ये। रिक्वायर्स 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, यानी इतने दिन फ्रॉस्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। कॉटन की जब हम बात करते हैं तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका, आफ्टर चाइना अगेन सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। और इंडिया को ओरिजिनल होम माना जाता है, ठीक है। इंडिया को ओरिजिनल होम का मतलब क्या हुआ? इंडिया को ओरिजिनल होम का मतलब हुआ कि सबसे पहले माना जाता है कॉटन इंडियन सॉइल पे ही ग्रो हुआ था, इंडिया में ही ग्रो हुआ था, ठीक है। सिंडन बोलते थे जो ग्रीक लोग थे, कॉटन को सिंडन बोलते थे। वो इंडस वाली सिविलाइजेशन से लेकर जाते थे, वहीं से इंडस का नाम पड़ा सिंडन से, सिंडन से इंडस, ये वहीं से सिंधु घाटी सभ्यता जो आप सुनते हैं। तो सिंडन कॉटन को बोला जाता था इंडस वाली सिविलाइजेशन के टाइम पे ग्रीक्स के द्वारा, ठीक है। तो ये ओरिजिनल वो गढ़ माना जाता है, ठीक है। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, और एंड इट रिक्वायर्स 6 to 8 months टू मैच्योर, ठीक है, टू मैच्योर, 6 से 8 महीने इसको चाहिए मैच्योर होने के लिए, ठीक है। इसको हम सिल्वर फाइबर के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज व्हाट? इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिल्वर फाइबर। मुझे पता है थोड़ा सा ज़्यादा हो रही हैं चीज़ें, लेकिन कर लीजिए, एग्रीकल्चर चैप्टर में ही कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जूट की अगर बात करें तो इसको